ठीक है, पढ़ते दिसंबर का देख लेते हैं थोड़ा। हमको दिसंबर तक खत्म करना है वैसे भी, आज और कल में। तो हमको इसमें 6 आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। पहला जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज वीबी जी राम जी। ठीक है, ये तो सुना ही होगा सर, है ना? अपन ने इस पे बात करी है। ये जो एमजी नरेगा जो है उसको रिप्लेस करके एक न्यू एक्ट आया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा और कॉम्प्रहेंसिव क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीबी जी राम जी एक्ट। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। समझ नहीं आया कि पूरा इंग्लिश क्यों नहीं लिया और समझ नहीं आया पूरा हिंदी क्यों नहीं लिया। ठीक है मतलब अगर विकसित भारत लिया तो विकसित भारत तो हिंदी है, ठीक है, गारंटी इंग्लिश ले लिया, फिर रोजगार हिंदी ले लिया, फिर आजीविका हिंदी ले लिया, मिशन इंग्लिश ले लिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया नहीं समझ आया। ठीक है, ये शायद नहीं, जैसे रोजगार एंड आजीविका मिशन से राम आ गए इसमें, समझ रहे हो, विविध जी राम जी ठीक है, तो खैर जो भी है वो नाम है, अपने को तो उसको पढ़ना है कि उस स्कीम के अंदर क्या है, बट वही आधी इंग्लिश आधी हिंदी नहीं समझ चमका। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे प्री इंस्टॉलेशन ऑफ गवर्नमेंट साइबर सेफ्टी ऐप ऑन द स्मार्टफोन। ये आर्टिकल किस बारे में है कि ये हुआ था कि गवर्नमेंट जो है उसने इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला। उसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया में जितने भी फ़ोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी है चाहे वो फॉरेन कंपनी है, अगर वो इंडिया में फ़ोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जब आप नया फ़ोन लेते हैं कोई भी, तो उस नए फ़ोन के अंदर कुछ ऐप्स पहले से इंस्टॉल रहते हैं, प्री इंस्टॉल रहती है ना ऐप्स। गूगल प्री इंस्टॉल रहेगा, बहुत सारी ऐप्स, फेसबुक भी प्री इंस्टॉल रहता है, तो कुछ कुछ ऐप्स प्री इंस्टॉल रहती है। तो प्री इंस्टॉल्ड का मतलब है कि काइंड ऑफ एक्सपेक्ट किया जाता है कि कस्टमर इनको तो यूज़ करेगा ही सर। ठीक है, और कई बार जो नहीं यूज़ करने वाला होता है कस्टमर, वो भी उनको यूज़ कर लेता है अगर प्री इंस्टॉल रहती है ना। तो गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया सारी की सारी इंडियन इंडिया में जो फ़ोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वैसे इंडिया में फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होते नहीं है, असेंबली ज़्यादा होती है, बट फाइनल अगर फ़ोन भारत में बन रहा है तो उस फ़ोन के अंदर क्या करना है सर, ऐप को इंस्टॉल करके रखना है, और वो ऐप गवर्नमेंट बना रही है सर। तो सरकार ने एक ऐप, संचार साथी उस ऐप का नाम था, तो उस ऐप को आपको पहले से ही जैसे अदर ऐप्स इंस्टॉल रहते हैं वैसे इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है, प्री इंस्टॉलेशन ऑफ दैट ऐप इन द फोन। और ये चाहे आप विदेशी कंपनी है चाहे वो भारतीय कंपनी, उसको फोन में रखना है सर। ये प्री इंस्टॉलेशन था, ये गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला। इस नोटिफिकेशन की वजह से, और इसका जो मेन पर्पस था सरकार का, वो था साइबर सिक्योरिटी। गवर्नमेंट ने कहा कि भारत के अंदर साइबर जो क्राइम्स के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, भारत में बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, लोग जो हैं उनके अंदर डिजिटल लिटरेसी की कमी है। अगर ये एप्लीकेशन लोग यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको पहले से बेटर अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी, और फ़ोन में ये ऐप रहने पर अलर्ट उनको आ जाएगा अगर कोई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है सर। मतलब ये एक तरीके से एक प्रोटेक्शन के लिए उनके ऐप है सर। इस ऐप के कई सारी मल्टीपल यूटिलिटी गवर्नमेंट ने बताई सर। पर कहीं ना कहीं इस ऐप के साथ इश्यूज भी आ सकते हैं सर, क्योंकि सबसे पहला तो राइट टू प्राइवेसी सर। गवर्नमेंट जो है अगर लोगों के फ़ोन्स पे सर्विलेंस रखेगी तो फ़ोन सर्विलेंस से लोगों का डेटा ब्रीच हो सकता है। सरकार कहीं न कहीं अनफेयर एडवांटेज उसका उठा सकती है। सरकार उस डेटा का यूटिलाइज़ेशन, उसकी प्रोसेसिंग इस तरीके से कर सकती है कि कहीं न कहीं सरकार जो है वो पॉलिटिकली उसको अपने फ़ेवर में लाने के लिए बिहेवियरल कंडीशनिंग कर सकती है सर। ऐसा कुछ इश्यू निकल के आ रहा है। तो अपोज़िशन पार्टीज़ ने इसका विरोध किया। टेक्निकली भी ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा सरकार के लिए कि इतने सारे लोगों का डेटा ब्रीच ना हो और एप्लीकेशन का मिसयूज़ ना हो। ये सारी चीज़ें देखना वाज़ अ चैलेंज। तो अपने को इस पे बात करनी है सर, ठीक है? कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और क्या सरकार के पास पावर है और क्या नहीं है, कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। फिर आता है महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो महापरिनिर्वाण या उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है, 70 डेथ एनिवर्सरी जो है वो आ रही है सर दिसंबर में। तो दिसंबर में उस पर एक आर्टिकल है, इसमें बी आर अम्बेडकर की जो लाइफ है और उनकी अचीवमेंट, उनके मूवमेंट्स जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉसिबल है सवाल आ जाता है कभी कभी, वैसे हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट था आर्टिकल, तो हमने इसमें डाला है। चौथा आपका आर्टिकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट। यूसीसी जो है हमको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होती है।
हम जानते हैं कि इंडिया में जो सिविल मैटर है, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस के मैटर्स जो है, एडॉप्शन के, वो सिविल मैटर्स इंडिया में रिलीजन वाइज मेंटेन होते हैं। हर रिलीजन अपने अपने हिसाब से मेंटेन करता है, डिफरेंट लॉज हैं सब उनके लिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि रिलीजन अपने हिसाब से करेगा, रिलीजन के जो कंडीशंस है, रिलीजन की जो बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम के बेस पे एक्ट्स बनाए जाते हैं, उन एक्ट्स के अंदर रेगुलेशन होता है, ठीक है। जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग एक्ट है सर, हिंदूज के लिए अलग एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम्स का मैरिज एक्ट अलग है सर, क्रिश्चियंस का अलग है सर, है ना। तो सबके मैरिज एक्ट वगैरह सबके अलग अलग होते हैं। सिविल मैटर्स जो है वो डिफरेंट लॉज से क्या होते हैं सर, गवर्न होते हैं। आपके हिंदू मैरिज जो एक्ट है उसमें हिंदू आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, जैन और बुद्धिस्ट आ जाते हैं। तो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और जैन, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख, ये चारों हिंदू मैरिज एक्ट से ही के अंडर ही रजिस्टर्ड गवर्न होते हैं सर। जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग एक्ट है, क्रिश्चियंस के लिए अलग एक्ट है सर, पारसीस के लिए भी अलग एक्ट है। तो आप देखेंगे कि एक्ट्स जो है वो डिफरेंट बने रहते हैं सिविल मामलों में। तो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है सर, ठीक है। स्टेट्स जो है वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट्स ला सकती हैं। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में पोर्तुगीज जो है वो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए थे। उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस में उत्तराखंड के अंदर आई थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने पास किया है सर, ठीक है। बाकी अभी रेस्ट ऑफ द स्टेट जो है इस बारे में सोच रहे हैं सर। तो अभी इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और ये इंडिया के आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन है सर, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि यूसीसी आना चाहिए सर, ठीक है। इस पे बात करेंगे। छठा आर्टिकल जो है दैट इज RFCT LARR एक्ट जो है, ठीक है, उसकी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, वहीं पे पढ़ेंगे उसको। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, ये क्या है सर, ठीक है। ये विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल जो है, ये भारत में जो टॉप रेगुलेटिंग बॉडीज है एजुकेशन की, उसमें सबसे हायर एजुकेशन की पहली बॉडी है दैट इज यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी जो कि यूनिवर्सिटीज को देखता है भारत के अंदर सर, है ना। इन जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं भारत की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अदर यूनिवर्सिटीज, उनके रेगुलेशंस को देखता है, उनको ग्रांट्स भी देता है सर, ठीक है। तो यूजीसी की हम बात करेंगे। सेकंड आता है AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और एक है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ठीक है। तो टीचर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और यूजीसी, ये तीन जो बॉडीज हैं, इन तीनों बॉडीज को हटाकर उनकी जगह एक अलग सेंट्रल बॉडी आने वाली है, दैट इज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, एक बॉडी आएगी। तो ये बिल के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे कि क्या बदलाव इस बिल से होने वाले हैं। ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, ये स्टैंडिंग अभी कमेटी के पास है ये, तो अपन इस पर भी बात करेंगे और इनका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये कुछ नहीं सर, MG नरेगा ही है, बट इन अ डिफरेंट एंड मोर कम्प्रहेंसिव फॉर्म। MG नरेगा जो है वो 2005 में पास हुआ था सर, हम लोग जानते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। MG नरेगा के बारे में आप लोग जानते हैं सर, है ना, MG नरेगा। ठीक है, MG नरेगा 2005 में एक्ट पास किया था सर, और ये रूरल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी थी सर। इस एक्ट के अंदर ये होता था कि 100 डेज जो है उसका गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, किसको सर, रूरल एरिया में जो मांग रहा है सर, ठीक है, 100 डेज का, और विद इन द 5 किलोमीटर रेंज, 5 किलोमीटर उसके घर की पेरीफेरी में मिलेगा सर, 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। और नहीं मिलने की स्थिति में उसको क्या मिलेगा सर, अलाउंस मिलेगा सर, ठीक है। अगर वो नहीं दे पाएगा 100 डेज का काम एक साल में, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा सर। तो ये एक तरीके का लीगल राइट हो गया सर, लीगल राइट हो गया किसके लिए सर, एम्प्लॉयमेंट का राइट। तो रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलती थी, बट अर्बन एरिया में ऐसा कुछ मामला नहीं था सर, रूरल एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती थी। ये और इससे क्या होता था, जो रूरल एरिया है उस रूरल एरिया में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी कंटिन्यू होती रहती थी। उस कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी से कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जनरेशन भी होता था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क बन रही है सर, क्या बन रही है, सड़क बन रही है, नाली खुद रही है, टैंक बन रहा है कहीं पे, कुछ ना कुछ बेसिक काम निकाल ही लेते थे सर, ठीक है। ये आपका हो गया MG नरेगा सर। ये कहीं ना कहीं MG नरेगा का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट सीधा सीधा
रूरल लिवलीहुड पे पड़ता था सर। किसे पड़ता है? रूरल लिवलीहुड, आजीविका पे। क्योंकि 100 डेज का भी अगर आप रोजगार दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको क्या कर रहे हो सर? एम्पावर्ड कर रहे हो सर। क्या कर रहे हो? एम्पावर्ड। ये तो मिनिमम 100 डेज का है, आप इससे ज्यादा भी दे सकते हो, है ना। इट्स नॉट कि 100 डेज पे जाके खत्म करो, नहीं। आपका अगर प्रोजेक्ट चल रहा है, काम मिल रहा है तो काम कंटिन्यू करो। 100 डेज एटलीस्ट मिनिमम है कि मिलेगा ही मिलेगा। और नहीं मिलने की स्थिति में जितने दिन का नहीं मिला उतने दिन का क्या मिलेगा सर? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा सर। समझ आ रहा है? तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो ये रूरल एम्पावरमेंट के लिए था सर। 2005 से 2025 तक ये चला ही। पर 20 इयर्स डाउन द लाइन इस एमजी नरेगा के अंदर बहुत सारी कमियां भी थी सर, नो डाउट। एमजी नरेगा के अंदर क्या थी सर? बहुत सारी। 20 इयर्स ये चला है, इसके अंदर ड्रॉबैक्स भी थे सर। और ड्रॉबैक्स पे काम किया, ड्रॉबैक्स को समझा सर, और गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को समझ के एक नया एक्ट जो है वो पास किया सर। नया एक्ट गवर्नमेंट लेकर आई है। ओपोजिशन ने इसका विरोध किया है सर। ओपोजिशन ने बोला कि भैया आप तो जो एक्ट है उसकी जो लीगेसी है उस लीगेसी को आप हटाना चाहते हो, बस और कुछ नहीं, है ना। 20 साल से ये एक्ट चल रहा है और इस एक्ट ने पूरे के पूरे रूरल एरिया में कहीं ना कहीं लोगों को एम्पावरमेंट दिया है सर। उस एम्पावरमेंट को आप एक्नॉलेज तो नहीं कर रहे हो, रादर आप उसका नाम वगैरह चेंज करके उसको बस क्रेडिट उसका जो है वो शिफ्ट करना चाह रहे हो। इस तरीके की बात ऑपोजिशन ने करी है सर कि नए वाले एक्ट में आप क्या बदलाव करोगे, शायद गारंटी को हटा दोगे, इस तरीके का कुछ। तो ऑपोजिशन ने ऐसा बोला, ठीक है। अब ये क्या एक्ट है और इसमें क्या होने वाला है? दिस एक्ट रिप्रेजेंट अ ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल लिवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी लॉ, ठीक है। देखिए, वर्ड्स बड़े बड़े यूज किए हैं और सरकार करती है वर्ड बड़े बड़े यूज हमेशा। ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल लिवलीहुड, ठीक है। आप तो जो आजीविका है, ग्रामीण आजीविका, उसको ट्रांसफॉर्म करने वाले पूरा का पूरा। एंड द एम्प्लॉयमेंट गारंटी, वो जो पहले दे रहे थे, है ना। पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू फंडामेंटली स्ट्रेंथन एंड एक्सपांड द नेशंस रूरल सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो रूरल एरिया का जो सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, सामाजिक सुरक्षा, तो अब भाई एम्प्लॉयमेंट तो सामाजिक सुरक्षा का भाग है, उसको सिक्योर करने की बात करी। फिर वाइडली रिगार्डेड एज द रीस्ट्रक्चर्ड एंड एक्सपांडेड सक्सेसर टू द अर्लियर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मनरेगा, ठीक है। ये रीस्ट्रक्चर्ड और एक्सपांडेड सक्सेसर है किसका? एमजी नरेगा का सर। इनकॉर्पोरेटिंग लेसन्स लर्न फ्रॉम ओवर 2 डिकेड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस, उससे जो सीखे हैं उनको उन्होंने अपने इस एक्ट में डाला है। The legislative intent reflect a paradigm shift from mere wage employment provision to a comprehensive rural transformation agenda that integrates employment generation with the sustainable livelihood, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई एक पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है कि आप पूरा का पूरा उसका वैचारिक परिवर्तन कर रहे हो, मतलब कुछ नया आ रहा है। पहले आपका जो सिर्फ एजेंडा था, वो एजेंडा था कि एक मेयर वेज एम्प्लॉयमेंट दे दो, कि एक भाई वो उसको पैसा मिल जाए, उसको उतना काम दे दो, प्रोविजन टू अ कॉम्प्रिहेंसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। बट अब जो है इसको ज्यादा बड़ा पिक्चर दिया जा रहा है कि पहले प्राइमरीली ये था कि फोकस सिर्फ इस चीज पे था कि रोजगार मिल जाना चाहिए। अब रोजगार देने के लिए आप काम जनरेट करते थे, ऐसा कहना है कि रोजगार देने के लिए काम जनरेट करो कुछ। अब कह रहे कि नहीं, हम काम ही जनरेट करें जिससे रोजगार मिले, सर। तो वो कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे रूरल, जो पूरा का पूरा रूरल डोमेन है उसको ही ट्रांसफॉर्म करेगा। एजेंडा एंड इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद सस्टेनेबल लाइवलीहुड। लिवलीहुड जो है वो सस्टेनेबल रहे सर। सस्टेनेबल का मतलब है कि वो पर्सन जो है, डेली वेज लेबरर को आप अगर 100 दिन का काम दे रहे हो, रेस्ट ऑफ द डेज में वो क्या करेगा? पहली बात तो अगर आप गारंटी नहीं दोगे तो। दूसरा ये है कि अगर आप उसके लिए इस तरीके के हालात पैदा कर देते हो कि उसकी स्किल्स इतनी है या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उसके लिए कंटिन्यूसली अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबल लिवलीहुड क्रिएट करेगा उसके लिए। सतत उसके लिए क्या है सर? आजीविका का साधन मिलता रहे उसको। नहीं तो फिर वो हो गया कि भाई वो तो सरकार की डोल पे डिपेंडेंट चल रहा है कि भाई हाँ 100 दिन का रोजगार मिल जाएगा, उससे बाकी के 265 दिन निकाल दो। सॉरी। तो इट शुड बी समवेयर लाइक कि एक सस्टेनेबल लिवलीहुड क्रिएट करनी है आजीविका उसके लिए। स्किल डेवलपमेंट भी करना है और एसेट भी बिल्ड करना है। तो उस पर्सन में स्किल भी आनी चाहिए और रूरल एरिया में एसेट भी बिल्ड होने चाहिए सर, ठीक है। तो सिर्फ वेज सपोर्ट पे नहीं है, अब ये स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी जो है रूरल इकोनॉमीज की, नाउ दिस इज द राइट वर्ड टू मेंशन। ये मेंस में आ सकता है सवाल, ठीक है। देखिए, आप ना रूरल एरिया, रूरल डेवलपमेंट पे एक इन जनरल अपनी एक ओपिनियन होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आर द बेसिक ड्रॉबैक्स इन द रूरल एरियाज एंड व्हाई
when India's majority of population is residing in the rural areas, still our rural economy is not at par with the countries which are doing very much good with help of their rural economy. So India's rural economy is not performing very well. What is the reason behind it? Why the people who are residing in the rural area have the less per capita income as compared to the people who are living in the urban areas? So what is the reason behind this? Either there is some sort of structural issues with this economy. It's not only about that one particular job is facing the crisis. No, it's not like this. It's the whole rural economy need transformation or the overhauling. What kind of things, what kind of measures need to be taken by the government in order to strengthen the rural economy? This is what we are supposed to understand. So here they have written the right word, that it should not only be the wage support, because if you are supporting people with the employment in such a manner that they will get 100 days of employment, what will happen? Ultimately they will earn something. When they will earn something, the demand will increase, some sort of rural economy will grow. But the point is, if you will take into consideration other aspects of this cycle, that it should not only on the basis of demand. What about the infrastructure creation? If you will providing them the wage employment, there should be some kind of work which ultimately create the asset for that particular area. It should go in the infrastructure creation in such a way with the larger vision, so that you can integrate all the things in such a way that economy per se should grow. Okay, so this is what they are talking about, that we must address the structural vulnerabilities, that there are some sort of issues, fundamental basic issues with the rural economy, which are supposed to be addressed, rather than giving the dole. If you will giving just a dole that yes, we are providing you some sort of employment, and not thinking into the issues with the structure of the rural economy, all the elements, all the pillars of rural economy need to be taken care of. Okay, taking care of one pillar will not strengthen the whole structure. Okay, so you have to think in such a way that what are the structural vulnerabilities of the rural economy, will strengthen them. So this, under this bill, government is trying to do that thing. Okay, so employment guarantee, no doubt, statutory right to wage employment. It is a statutory right. It's not a constitutional right, because under this act you will be provided with a certain employment. Okay. So previously it was 100 days. In this bill, they have increased it to 125 days. Okay. So number of days have been increased. The livelihood security, diversified income opportunities beyond the manual labor. So in the MG Narega, most of people were indulged in the manual labor only. Okay. So rather than manual labor, there should be some kind of diversified portfolio of the jobs. So different jobs should be there. Okay, on the basis of the market demand, what kind of jobs that market is demanding. Okay, so you can base your some of the industries away from the city centers, and you can base them in the rural areas, so rural people can get employment opportunities. It can happen only when you must understand the vulnerabilities. It's very important. Why people, or the industries are not going towards rural areas, and why they are continuously trying to be situated in the satellite areas of the city? What is the reason behind it? Reason is about resources. Reason is about the basic input which is required for the industry. Okay, like electricity. Sometimes in the rural areas, the supply of electricity is a trouble. The basic electricity infrastructure is not available. Okay, it happens. Okay, basic commutation facility is not available. Roads are not there. So when you connect your rural areas very much integratedly with the urban areas, this is the structural vulnerability you have to address. Okay, so commutation is very important. The public transport is very important. Okay, when all these things will happen, then ultimately the rural areas will also grow in that way. So new income opportunities or the new labor market will be generated in the rural areas only when you focus on all these things. And when investment go to the rural area, then only the labor market will boosted up, and the new jobs will be created. Okay, you cannot create new jobs in the rural areas without investing in the rural areas, or without promoting the rural areas in such a way that private investment should go to rural areas. Getting it, sir? You must promote such things. The government must come up with that. Yes, if you invest in this rural area, you will get some kind of incentive or something like that. That can be one of the approach. I'm not saying government should blatantly come and say invest in rural area. Okay, but you should work on the structural vulnerabilities. That's a very key word, very good word.
asset creation, durable rural infrastructure and climate resilient projects. That's important. Must focus on the climate resilience also, because climate change is the reality. Create the resilience, okay, especially with the agriculture. Okay. So objectives and the key features. So what are the core objectives of this act? Simple core objectives. The first is the guaranteed wage employment, which was also the core objective of the MG Narega also. The legal entitlement to wage employment in the rural areas for all adult household members willing to perform unskilled manual work. The point is, it was legal right under MG Narega. It is legal right under this act also. So point is, somebody who is able-bodied person. Able-bodied person means somebody who is capable to do the work. Okay, that's the part. That is the meaning of able-bodied person, and should have crossed the legal age of the work. 18. One should be 18 plus. So when those people, and unskilled manual work, it's important. You cannot ask for some kind of a skill. That person is able-bodied person. You cannot ask them that you must know the electricity work. No, you cannot ask them. Okay, that's why it's unskilled manual work. Unskilled manual work means any able-bodied person could perform it. Okay, भाई कोई भी जो सही शरीर का व्यक्ति है 18 प्लस है, वो उसको परफॉर्म कर सकता है उस काम को. उसके लिए आपको कोई टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है. मतलब आप कहने का मतलब ये कि किसी टेक्निकल स्किल की कमी की वजह से कि तुम्हें ये नहीं आता है, आपको काम देने से मना नहीं किया जाएगा. इसीलिए लिखा है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ensuring at least 100 days of employment per household annually, sir. Next is the strengthening the livelihood security, sustainable livelihood opportunity through skill development. So इसके साथ साथ वेज एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही है, बट अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट इज आल्सो फोकसिंग ऑन द livelihood security. So livelihood security with providing them with some skills. Okay, so if you are performing manual work, it means either you do not have a skill. If you are going for performing the manual work for your livelihood, it means there is two possibility. First is either you do not have any skill, or second one is you have the skill but you don't have the job which requires that skill. Are you getting me? And in these two things, somebody is performing the manual job. These two need to be addressed by the government. If somebody do not have the skill, government must provide them with the skill. That have this particular skill program, integrate people according to their interest in some skill development program. Okay, that's the one part. And the other part is, if somebody having the skill but still not have the jobs, what government need to do? Government need to create such kind of jobs. Okay, government need to create such kind of jobs. In these two domains, government can do very much. So the livelihood security, the opportunities through the skill development, develop the skill. Entrepreneurship support, yes. Sometimes they do not have the adequate support. Okay, they do not have the adequate finances in order to start a new enterprise, in order to start a new business. So in that case, what they need some kind of entrepreneur support, financial support. They must get it. Some kind of sometimes skills, sometimes finances, sometimes other infrastructure needs, and the integration with the existing rural development programs. Okay, समझ में आ रहा है? हाँ, अकेले अकेले कोई कुछ नहीं खाएगा, समझ गए? मैं भी खाऊंगा. एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो भी छुपके छुपके, पूरा 2.5 मिनट लगाया बैग से निकाल के मुंह में डालने में. ठीक है. पहले बैग से निकाला, सर को नहीं पता चलेगा, मेरे को उस समय पता चल गया. उसके बाद ऐसे ले जाके ऐसे, जैसे नहीं पता चलेगा, उससे भी पता चल गया. उसके बाद ऐसे ले जाके ऐसे, फिर नहीं पता चलेगा. फाइनली फिर खा ही लिया, तब भी नहीं पता लगेगा क्योंकि सर तो पीछे देख रहे. आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है? क्यों लो? जो खा रही है उसको वो कह रही है अच्छा अच्छा, मेरा तो नाम ही नहीं आ रहा. वेरी नाइस. निश्चिंत रहे पूजा जी, आपने नहीं खाया है. ठीक है. ये अच्छा है, ये अच्छा है. ये नहीं, साहू जी क्या कर रहे हैं पता है? साहू जी क्या कर रहे हैं, है ना? साहू जी पहले घर के किसी एक घर के अंदर थे. सबसे पहले उन्होंने वहां आग लगाई. उसके बाद पीछे वाले रास्ते से घूम कर इधर, क्या हो गया? आग लगी.
कैसे लगी? चलो चलो, रिड्यूस द रूरल पॉवर्टी सर। रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, होगा सर? भाई वहां के लोगों को नौकरी मिलेगी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, छोटे छोटे बिजनेसेस गांव में चला सकते हैं लोग सर, छोटे छोटे बिजनेसेस। तो वो छोटे छोटे बिजनेसेस ना उनकी स्किल्स के बेस पे चला सकते हैं, ठीक है। शहरों में शहरों में आते हैं लोग, गांव के लोगों से वो ग्रामीण चीजें लेकर जाते हैं, शहरों में बेचते हैं, ज्यादा मार्जिन में बेचते हैं। गांव का व्यक्ति जो है वो उतना प्रॉफिट कमा नहीं पाता, तो उनके पास स्किल्स और ये अवेयरनेस की भी कमी है। तो ये एड्रेस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थ्रू द इनकम सपोर्ट हो रहा है, असेट क्रिएट हो रहा है, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव टारगेटिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है। क्रिएट ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्यूरेबल मीन्स क्लाइमेट रेजिलियंट एंड रूरल एसेट्स इंक्लूडिंग द वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर। वाटर कंजर्वेशन भी जरूरी, रूरल कनेक्टिविटी एंड प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ये समझ गए आप, कुछ ना कुछ आउटपुट निकले ऐसा कुछ करो। प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, इंश्योर इक्विटेबल पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी। गाँव में सर ये दिक्कत है ना, मार्जिनलाइज ज़्यादा है लोग, तो ठीक है, विमेन वल्नरेबल ग्रुप्स उनको ज़्यादा लो सर, क्योंकि गाँव में डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता है फालतू का। इन्हांस रूरल सेल्फ रिलायंस, गाँव को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करे सर। डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं होना चाहिए सर। गाँव का व्यक्ति जो है वो नौकरी की तलाश में शहर चला जाता है, माइग्रेशन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। विलिंगली माइग्रेट कर रहा है अलग बात है, डिस्ट्रेस में आके माइग्रेट कर रहा है, अरे यार फालतू कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। एंड बिल्ड कम्युनिटी रिजिलियंस। कम्युनिटी रिजिलियंस थ्रू द पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कम्युनिटी के अंदर कोहेसिवनेस भी आनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा कंप्रहेंसिव है इसके अंदर चीजें। तो कहीं ना कहीं मेंस में क्वेश्चन कंपैरिजन का भी आ सकता है। इन जनरल अगर रूरल डेवलपमेंट पे बात हो, इन जनरल नो डाउट ये एक्ट सबसे रूरल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं एमजी नरेगा का नाम आता है, अब इसका नाम आएगा सर। इन जनरल ये बिल आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एमजी नरेगा में और इसमें जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उसको आप एलोबरेट करो सर, है ना, कि क्या बदलाव आए हैं। आप 20 ईयर्स के एमजी नरेगा के अंदर से क्या हमने सीखा, लर्न किया है, वो भी आ सकता है सर, है ना। इस तरीके की चीजें आ सकती है। तो इन जनरल रूरल डेवलपमेंट में इस एक्ट का काम आएगा। और अगर जनरल रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ गया, ऐसे में कहीं आ गया, तो आप ये सारी चीजें अलग अलग पॉइंट में डाल सकते हैं सर, है ना। देन की फीचर्स क्या है, स्टेटरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी है सर, है ना, वो वैसा ही है मोस्टली, इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। लीगल राइट टू रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट है। वेलफेयर बेनिफिट टू ए जस्टिसिएबल एंटाइटलमेंट। दिस डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म इंश्योर दैट मस्ट वर्क बी प्रोवाइडेड विद इन 15 days ऑफ एप्लीकेशन। 15 दिन के अंदर काम मिलना चाहिए सर, विद स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड जॉब एलोकेशन प्रोसेस। इनकॉर्पोरेट स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी measures if work is not provided within the time frame, applicant become entitled to unemployment allowances। वैसा ही है सर ये तो। expanded scope of livelihood, expanded scope of livelihood, livelihood को थोड़ा सा बढ़ाना है सर। स्किल बेस्ड रूरल एम्प्लॉयमेंट, गांव के अंदर जो छोटा मोटा काम दूसरा कर सकते हो आप, है ना, जैसे आप एग्रीकल्चर के अंदर भी आपको एंसिलरी एक्टिविटीज जो होती है ना, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया सर, डेयरी फार्मिंग हो गई सर, लाइव स्टॉक रियरिंग हो गई, इसमें आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर सपोर्ट सर्विसेज, क्लाइमेट रेजिलियंट एसेट क्रिएशन, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्ला ब्ला। मतलब थोड़ा सा इसने क्या किया है सर, लिवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करी है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन, कहीं ना कहीं एकदम सेंट्रलाइज नहीं रखा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्या दिए सर, सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। अगर सेंट्रलाइज प्लानिंग करोगे तो किस रूरल एरिया में क्या चीज की जरूरत है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए, वो नहीं पता लगेगा सर, है ना। सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन में पता लग जाता है कि भैया गांव में पानी का टंकी नहीं है, गांव में स्कूल की दीवार टूटी हुई है, ये सारी चीजें आपको पता रहेगी, आप वैसा करेंगे, समझ। तो ये इट्स ऑल्सो पॉजिटिव पॉइंट। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सर, ठीक है। पैसे का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है सर, है ना। बायोमेट्रिक अटेंडेंस है ना, कोई घोस्ट बेनिफिशियरी ना आ जाए, पता चला वो आता जाता नहीं है पर दूसरा उसका भाई ही आ जाता है उसकी जगह साइन करके जा रहा है, गलत बात है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह
ठीक है। फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स, भैया एससी एसटी हाउस होल्ड विमेन्स जो है उन पे फोकस करना है, लैंडलेस लेबरर्स जो है उन पे फोकस करना है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिंक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, आपको थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान देना है सर, आपको ना बहुत ध्यान से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है। तो वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट लगाने हैं, लगा ना, वाटर शेड डेवलपमेंट लगा दो सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट लगा दो, है ना, रिज्यूनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज है सर, है ना, पुरानी जो वाटर बॉडीज होती थी, कुएं बावली वगैरह, वो सब खराब हो गई है सर, उनको रिज्यूनोवेट करो, है ना, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट करो। अफॉरेस्टेशन पे काम कर सकते हो सर, है ना, वन वन लगा सकते हो, मतलब पेड़ एड़ लगा सकते हो, वन कहाँ से लगाओगे, पेड़ लगाओगे वन हो जाएगा, तो वन कहाँ से लगाओगे। प्लांटेशन ड्राइव्स प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन लैंड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, फॉरेस्ट वगैरह कर सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस, ड्रॉट मिटिगेशन, है ना, सूखा कम हो सर, फ्लड प्रोटेक्शन, बाढ़ आ रही है तो उससे कैसे बचा जाए, एडेप्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर, एडेप्टेशन मतलब रिजिलियंस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, सॉइल कंजर्वेशन, लैंड रिक्लेमेशन, बायोडाइवर्सिटी, समझ गए सर। तो ये थोड़ा इन्वायरमेंटल फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको भी उन्होंने इसके अंदर डाला है सर इस बार। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक क्या है सर, आर्टिकल 41 है राइट टू वर्क, ठीक है, डीपीएसपी में। आर्टिकल 39 लिवलीहुड सिक्योरिटी, 40 पंचायत से, ठीक है। एक बात को आप ना गांठ बांध लो सर, बहुत सिंपल है, आपको जो भी क्वेश्चन आता है सोसाइटी पॉलिटी इकोनॉमिक्स इवन, इन सब चीजों को संभावित रूप से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से जोड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मेंस में ये काम आएगा, मेंस में, इंटरव्यू में तो ठीक है, बट ऐसे राइटिंग में बहुत काम आएगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इन सब चीजों को, यू मस्ट नो हाउ टू कनेक्ट। देखो कितनी सारी चीजें इसने, 41 ले लिया, 39 ले लिया, 40 ले लिया, ठीक है। प्रीलिम पॉइंट, प्रीलिम पॉइंटर में क्या है, लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन, राइट बेस्ड अप्रोच, डिसेंट्रलाइजेशन, इंप्लीमेंट, पंचायती राज, ठीक है, मेंस के लिए लग रहा है ये तो, ठीक है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दिल दिल तेरा जब टूटूगा तो पता लगूंगा, कहती हुंदी सी चंद तकरा बना दे, तारे ने पसंद मैनू, मीठा सारे ला दे। यस अब करो। ভোর ভোর সাজ ধরতে দেব না বৃষ্টি, তুমি জগদীশার রায়, আমি আসবো কোথায়। सुना है ये गाना, बंगाली था ये, बंगाली गाना था। ऑनलाइन में हमारे बंगाल के मित्रों ये गाना सुना है जो मैंने गाया था, इतना गजब फोकस से सवाल कर रहे हैं यार, मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे। नहीं सुने हैं सर, नहीं सुने, पहले नहीं सुने। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं सुना। नहीं नहीं, अच्छा गाना है ये। हो गया, क्या है फर्स्ट का आंसर, सी, ये तो बहुत सिंपल हो गया। सेकंड का,
ভালোবাসি হৃদয়ে অনেক মায়া। अच्छा गाना है। তোর শুকনো ঠোঁটে তোকে প্রাণের চেয়ে বড় বেশি ভালোবাসি। वाह। हाँ। हाँ, क्या है इसका आंसर? सेकंड का बी है। उसका क्या बताए थे? सी। सी और बी, वेरी नाइस। चलो इस ओ बच गए। सोशल ऑडिट ढूंढू। हो गया। क्या है? ए। ए। नहीं नहीं नहीं। क्या है साउथ? बी। सी। डी। 7 करोड़। क्या? हाँ, डी लग रहा है। 1 2 3 जुडिशियल रिव्यू मैकेनिज्म। क्या है मैम? बी। मुझे भी बी लग थे। बी होगा बी। ढूंढूज। सोशल ऑडिट क्या होती है? सोशल ऑडिट में क्या करते हैं, जो लोग बेनिफिशियरी हैं उस प्रोजेक्ट के, वो खुद जिनके लिए काम हो रहा है वो खुद उसकी ऑडिट करते हैं, क्या काम हुआ है। इट इज सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आ रही है, यस। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस आ रही है, यस। जुडिशरी कहां से आ गई? नॉनसेंस। इट्स वेरी सिंपल। इट्स वेरी सिंपल। इट्स नॉट स्मॉल। कल के पेपर में कितने नंबर आए? कल टेस्ट दिया था ऑनलाइन के मित्रों। ऑनलाइन वालों में कितने लोगों ने टेस्ट दिया था? हम्म? कितने नंबर आए? कितना है? ठीक है, नहीं पूछते। कितने हैं? कितने नंबर आए आपके? क्यों? क्यों नहीं आए थे? टेस्ट वाले दिन क्या हो जाता है? ट्रैफिक ज्यादा होता है। हाँ, उसी दिन कॉलेज 8 बजे तक चलता है रात को। कितने नंबर आए आपके प्रियांश? आप तो आए थे। कितने? 75।
25। फालतू बहानाबाजी नहीं, नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं बोलना है, नंबर पूछा बस। कितने नंबर है? वेरी नाइस। ऑनलाइन में किसके कितने नंबर है, जल्दी से बिना बेशर्मी से डरे कमेंट बॉक्स में लिख दो, जो लोग टेस्ट दिए हैं। मुझे गहराई तो पता चले कि मुझे आगे करंट अफेयर्स पढ़ाना नहीं पढ़ाना है, कि किसी और को हैंड ओवर करना है। कोई नहीं लिख रहा, किसी ने नहीं दिया कि ऑनलाइन में टेस्ट? नोबडी, नोबडी। ऑनलाइन में किसी ने टेस्ट नहीं दिया? अरे बोलते क्यों नहीं हो? नहीं तो सर। अरे तो नंबर बताओ। सर नंबर अच्छे नहीं आए सर मैंने दिया था। कितने आए नंबर? 14। वेरी नाइस। और उसी पेपर को ना पढ़ के वापस करना एक बार, कहां गलती हुई, ठीक है? क्वेश्चन तो उसी में से आए ना जो अपन पढ़े, के बाहर के तो नहीं आए थे। तो इट शोज योर वल्नरेबिलिटी, कि हम कहाँ कमी रखते हैं, है ना? ठीक है, चलो। प्री इंस्टॉलेशन ऑफ गवर्नमेंट साइबर सेफ्टी ऐप ऑन द स्मार्टफोन, क्या केस है सर? ये बताया ना अभी शुरू में कि प्री इंस्टॉल अ स्टेट ओन्ड साइबर सेफ्टी एप्लीकेशन, संचार साथी नाम, ऑन ऑल न्यू डिवाइसेस। ये गवर्नमेंट ऐप बना रही है, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया सारे जो फोन बन रहे हैं उनको क्या करना है, ऐप डालना है। तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्स जो है, साइबर क्राइम इंसिडेंट, डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन सेफ्टी थ्रेट्स जो है उसके लिए आ रहा था ये, ठीक है? और अब सारी कंपनीज के लिए है, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो इंटरनेशनल है। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो डालना है उस ऐप को। देखो, डालना है ऐप का मतलब ये नहीं है कि हटा नहीं सकते उसको, वो हटाने वाले मोड में तो, पर पहले से रहना चाहिए। द इनिशिएटिव ट्रिगर्ड इमीडिएट एंड इंटेंस पब्लिक डिबेट, raising fundamental question about the appropriate balance between state-led cyber security measure and individual privacy। टकरा तो privacy ही रही है सर उससे, और भी चीजें, ठीक है? The controversy encompasses multiple dimension। पहला है टेक्नोलॉजिकल, टेक्निकल डायमेंशन क्या है? इफेक्टिवनेस ऑफ सेंट्रलाइज सिक्योरिटी। टेक्निकल है ना सर, कि भाई जो आप ऐप डालवा रहे हो फोन के अंदर, उसकी क्या क्या है सर, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है? वो सरकार इतना बड़ा स्टेप ले रही है तो क्या वो वास्तविकता में उस हद तक एक्सटेंड तक काम करेगा, या वो अपने मैंडेट से बाहर निकल के कहीं पे ब्रीच भी कर सकता है? लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो प्राइवेसी के साथ टकरा रहा है। पॉलिटिकल में क्या है? स्टेट्स रोल इन द डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस में स्टेट किस एक्सटेंट तक जा सकता है? आप गवर्नेंस कर रहे हो, डिजिटल एरा है सर, आपको रोकनी पड़ेगी चीजें, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, बट आप प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकते। एंड सोशल, सोशल मतलब पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट कंट्रोल डिजिटल टूल्स, सरकारी टूल है और फोन में है सर, तो वो तो सारा डेटा ले सकता है, इस तरीके का कुछ में डिजिटल मिसयूज हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके सर? सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है सर, साइबर फ्रॉड से, ऑनलाइन स्कैम, डिजिटल फाइनेंशियल क्राइम्स, ठीक है? ये रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन करेगा, प्रिवेंट करेगा। वो ऐप रहेगा फोन में तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, आपको कुछ एक तुरंत नोटिफिकेशन या इस तरीके का कुछ रहेगा। रियल टाइम अलर्ट्स देगा आपको सर, प्रोवाइड इमीडिएट नोटिफिकेशन अबाउट इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स, सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड पोटेंशियल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। तुरंत आपको बताएगा, रियल टाइम में बताएगा कि हाँ अभी देखो ये समस्या है, आपके फोन को अभी ये थ्रेट है, वो बता देगा। स्कैम डिटेक्शन, ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिशिंग अटेम्प्ट्स, फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन एंड सस्पिशियस लिंक्स और एप्लीकेशन, है ना, ये बता देगा। क्राइम रिपोर्टिंग, स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग साइबर क्राइम इंसिडेंट डायरेक्टली टू लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज विद नेसेसरी एविडेंस। मतलब
अगर कोई साइबर क्राइम आपके फ़ोन के साथ हो रहा है या डिजिटल फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, तो तुरंत इमीडिएटली वो आस पड़ोस, मतलब आस पड़ोस नहीं, सॉरी, आप जो भी जुरिस्डिक्शन में जो अथॉरिटी होगी उसको ऑटोमेटिक क्या करेगा, बता देगा सर, क्राइम रिपोर्टिंग कर देगा। मतलब डिजिटल लिटरेसी, वो आपको, आप उसके थ्रू अपने आप को क्या कर सकते हो सर, अवेयर भी कर सकते हो। चाइल्ड सेफ्टी, स्पेशलाइज टूल्स फॉर द पेरेंटल कंट्रोल, कंटेंट फिल्टरिंग, ये सब चीज भी करेगा। चाइल्ड की सेफ्टी भी एक गोल है। इसीलिए तो विवाद चल रहा है भाई। सरकार किस हद तक मेरे जीवन में इंटरफेयर कर सकती है, चाहे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हो, बात सुना रही, उस एक्सटेंट को ही तो तय करना है भाई। सरकार, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस ऐप, मान लो कल को गवर्नमेंट इसको नेसेसरी करवा दे कि भैया नहीं ये मस्ट है, ठीक है, पर आपको कुछ ना, ये तो सरकार की फिर वो हो जाएगी, अथॉरिटेरियनिज्म हो जाएगा। क्योंकि मैं सरकार को भी क्यों बताऊं अपना डेटा, सरकार बोलेगी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मैंने कहा नहीं, मेरे को प्रोटेक्ट तो आप करोगे बट आप किसी अन्य मीन से करो, मेरे डेटा को ब्रीच करके मुझे प्रोटेक्ट मत करो, है ना, ये कहने का मतलब है। सरकार कर नहीं रही है, इसमें पॉसिबिलिटी है, बात सुना रही। अगर ये ऐसा एप्लीकेशन होता है और अगर ये पूरे कंट्रोल्ड मैनर में चलता है तो ठीक है, बट एप्लीकेशन का होना मतलब संभावना है कि डेटा आपका चला जाए और उस डेटा का फिर गवर्नमेंट मिसयूज कर ले। मिसयूज इन द सेंस कि अपने बेनिफिट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी और इन सब के लिए कर रहे हैं अगर, और अगर साइबर क्राइम को रोकने के लिए ही किया जा रहा है, और बहुत ज्यादा इनक्रिप्टेड सिस्टम है, या इतना आप बताओगे कि इतना स्ट्रांग सिस्टम है कि वो कभी मिसयूज नहीं होगा या ब्रीच नहीं होगा डेटा इधर उधर, तो बात अलग है। पर यहाँ तो संभावना है, डिजिटल तो वल्नरेबल है, इसीलिए दिक्कत है सर, है ना। स्ट्रेटेजिक गोल क्या है, एक प्रोएक्टिव साइबर प्रोटेक्शन इकोसिस्टम बनाना है दैट शिफ्ट द पैराडाइम फ्रॉम रिएक्टिव इंसिडेंट रेस्पॉन्स टू द प्रिवेंटिव थ्रेट मिटिगेशन। ठीक है कि आप रिएक्ट तब करते हो जब आपके साथ क्राइम हो जाता है, तो रिएक्टिव से बेटर है प्रिवेंटिव पे चले जाओ कि हो ही नहीं। थ्रेट मिटिगेशन, लिवरेजिंग द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिटीजन सेफ्टी इन द डिजिटल, तो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज करके सिटीजन को सेफ्टी मिले सर डिजिटल डोमेन में। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। गवर्नेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, साइबर फ्रॉड, एस्केलेटिंग साइबर फ्रॉड जो है उनको वो कम करेगा सर, फिशिंग अटैक्स को कम करेगा, आइडेंटिटी थेफ्ट को कम करेगा सर, डिजिटल पेमेंट स्कैम्स जो हो जाते हैं यूपीआई डिजिटल वॉलेट के, वो कम करेगा, डेटा ब्रीच नहीं होगा सर। समझ रही, गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है सर, ठीक है। वो ये रिएक्टिव साइबर सिक्योरिटी टू प्रिवेंटिव साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस। रिएक्टिव मतलब बाद में, प्रिवेंटिव मतलब होने ही मत। आर्ग्यूमेंट, अगेन आर्ग्यूमेंट इन फेवर, इस ऐप के फेवर में किस क्या बात हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल सिटीजन। भारत में बहुत एल्डरली सिटीजन है, लेस लिटरेट पॉपुलेशन है, ठीक है, लो इनकम ग्रुप्स भी हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड ज्यादा होता है, कम जानते हैं ना चीजें, तो साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत काम की चीज है सर। प्रिवेंट साइबर क्राइम, इन जनरल साइबर क्राइम कम करेगा। इन्हांस नेशनल साइबर रेजिलियंस, आपकी नेशनल साइबर सिक्योरिटी का जो पोस्चर है वो स्ट्रेंथन होगा सर। डिजिटल इंडिया को भी सपोर्ट करेगा सर ओवरऑल। पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफिकेशन, ठीक है सर, इंटरेस्टिंगली रिकॉग्नाइज एज ए पब्लिक गुड। साइबर सिक्योरिटी पब्लिक गुड है ना सर, अल्टीमेटली कलेक्टिव एक्शन, स्टेट इंटरवेंशन फायदा करेगा। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसके फेवर में बात हो रही है। फिर आ रहा है कंसर्न्स, इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। पोटेंशियल मास सर्विलियंस, सर्विलियंस का मतलब क्या है सर, जांच कर सकती है सरकार। गवर्नमेंट ऑन एप्लीकेशन विद एक्सेस टू पर्सनल डिवाइस create infrastructure for mass surveillance. Even if current intent is benign, future governments could misuse the installed base for monitoring citizens, tracking activities और suppressing dissent. संभावना है सर, है ना, सिटीजन्स को मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर लोगे आप, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सप्रेसिंग डिसेंट, डिसेंट मतलब वैचारिक मतभेद को भी आप क्या करोगे सर, चिलिंग इफेक्ट दे दोगे, तो वो नहीं करेंगे। Precedent is concerning given global example of surveillance technology misuse.
ग्लोबली देखा है कि इस तरीके की सर्विलेंस की टेक्नोलॉजी मिसयूज हो सकती है सर। डेटा मिसयूज रिस्क, aggregated personal data from millions of devices represent valuable and sensitive information, रहेगा सर। inadequate safeguard create risk of data breaches, data breach हो सकता है। गवर्नमेंट नहीं कर रही है, पर गवर्नमेंट की ऐप से अगर कोई बाहर का कर लेगा तो ब्रीच तो हो ही जाएगा ना। तो गवर्नमेंट इस ऐप को इतना सिक्योर बनाए कि कभी इसमें ब्रीच ना हो। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट नहीं रहेगी सर आउटसाइडर की, तो गवर्नमेंट मिसयूज कर सकती है। वेंडर न्यूट्रलिटी कंसर्न, प्री इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेसिफिक गवर्नमेंट एप्लीकेशन में वायलेट प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी एंड फेयर कंपटीशन, ठीक है। प्री इंस्टॉलेशन जो होता है एप्स का, वो कहीं ना ये जो कॉम्पिटिटिव न्यूट्रलिटी होती है उसको भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जिस एग्जांपल के लिए गूगल आपके फोन में रहता ही है, गूगल के अलावा और कोई नहीं है क्या सर्च इंजन, है ना सर। गूगल के अलावा भी तो सर्च इंजन है ना। आपके फोन में गूगल क्रोम है ना, क्रोम है। तो गूगल क्रोम जो है वो क्या है सर, एक ब्राउजर है। गूगल क्रोम ब्राउजर है, आपके फोन में रहता है जब आप फोन लेते हो तो क्रोम क्यों है अंदर में, बात समझ आ रही है। क्रोम की जगह हो सकता है आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज करना चाहते हो दूसरा, हो सकता है, संभव है। हो सकता है आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करना चाहते हो सकता है आप ओपेरा मिनी यूज करना चाहते हो। ब्राउजर के तो मल्टीपल ऑप्शन है, पर गूगल प्री इंस्टॉल्ड है तो सब लोग गूगल ही यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि वो फोन के अंदर प्री इंस्टॉल करके दे रहा है, वही गूगल पहले से है, बात समझ आ रही। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट कंपटीशन को हैम्पर करता है, द रेस्ट ऑफ प्लेयर्स आ नहीं पाते, तो मोनोपलाइज कर रहा है ना मार्केट को। तो प्री इंस्टॉलेशन जो है वो कहीं ना कहीं ये तरह की चीज दिक्कतें भी पैदा कर सकता है पॉसिबली। मैंडेटरी वर्सेस वॉलेंट्री यूज, ये पढ़ लेना, प्रीलिम पॉइंटर। डिजिटल गवर्नेंस, प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, proportionality doctrine, framework for evaluating restriction on fundamental right, four prong test and its application। proportionality तो जो reasonable restrictions लगते हैं उसकी बात कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये क्लासरूम में पढ़ चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, प्रिवेंटिव वर्सेस रिएक्टिव, टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन। हाँ बताओ, इसका फर्स्ट का आंसर बताओ। पूजा जी सबसे पहले डर जाती, मैंने नहीं देखा मैं नहीं देखी बोलते। हम्म, बोलो साहू जी। बी है, ये तो अभी अभी जस्ट बोले, ऊपर लिखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर डॉक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ना, रिस्ट्रिक्शन चेक चेक करने पड़ेंगे। इट्स बी। हाँ वो बताओ सेकंड। हम्म, यस ए गुड क्वेश्चन। कहाँ है, आपके मित्र नहीं आए? सब लोग, मैंने तो आज ही पूछा और पहली बार पूछा है, और कितने लोग पूछे और क्यों पूछे मुझे नहीं पता भाई। नहीं तो भाई, मित्र लोग साथ दिखते हैं ना, नहीं होते मित्र तो पूछते हैं, उसमें क्या है ना, और क्या है?
कहीं गया है घूमना फिरना? वेरी नाइस। अच्छा तो आया है? आके फाड़ी हो गया? ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं? कहाँ है? हाँ बताओ बताओ क्या आंसर है इसका? ये 5 दिन की छुट्टी का अनाउंसमेंट ना पहले नहीं करना था। पढ़ने के लिए दिए हैं। घर नहीं जाना है? अच्छा, तो घर पे मत बताओ 5 दिन की छुट्टी। 2 दिन में आ जाना। छत्तीसगढ़ में तो होली कम से कम 5 दिन मनती ही है। कल कल से पीना चालू करेंगे। 5 दिन तक तुमको ना मार्केट में नजर नहीं आते लोग। गजब पीते हैं पर छत्तीसगढ़ में, है ना? और होली पे और पता नहीं उनका नशा 3-4 दिन उतरता ही नहीं है। एकदम मार्केट में सन्नाटा रहता है। होली के बाद देखना, मैं देखा हूँ छत्तीसगढ़ में सामान नहीं मिलता बाजार में। घर में चालू हो गया? अच्छा, मैं पीना पिलाना। हाँ। अरे कल कोई मैच देखने गया था क्या घोष बाबू? ईडन गार्डन। कैलकाटा में कोई है कि नहीं है इसका? क्या अच्छा खेला संजू सैमसन कल? मजा आ गया। संजू सैमसन का करियर देखो यार बंदे का, है ना? उतार चढ़ाव, ही इज द एपिटोम ऑफ रेजिलियंस, एपिटोम ऑफ परसिवरेंस। ना बाहर निकलता है टीम में, अंदर बाहर बेचारा। फाइनली देखो कल उसने लाइफ टाइम इनिंग खेल ली, है ना? 97 भाई, फर्स्ट बॉल से लेके लास्ट तक। वेरी नाइस। शर्मा जी की बेटे की बात कर रहे हो? मत नाम लो उसका। नहीं आता, उसके पास टेक्निक नहीं है एक्चुअली। नहीं नहीं नहीं, अभिषेक शर्मा इज नॉट अ वेरी गुड प्लेयर। द रीजन बीइंग ही नोज हाउ टू हिट द बॉल, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू स्टॉप द बॉल ना, यू विल नेवर बी ए गुड प्लेयर। आपके पास वो टेक्निक भी तो होनी चाहिए। नहीं है आप, और वो दबाव में खेल ही नहीं सकता। आपकी असली टैलेंट की परीक्षा तब होती है जब आप पर दबाव आता है, प्रेशर में आप कैसे बिहेव करते हो। वो एक भी बार प्रेशर में रन बनाया ही नहीं। माना कि अभी बुरा वक्त चल रहा है, बट ही इज नॉट अ वेरी स्किल्ड प्लेयर। अभी मुझे तो पर्सनली लगता है बहुत स्किल्ड प्लेयर नहीं है वो। वीरेंद्र सहवाग का नाम सुना है? वीरेंद्र सहवाग भी बहुत विस्फोटक बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी था, बट अगले में टेक्निक थी ना। तो टेक्निक के बल पे वो इतना लंबा करियर गया बंदा कि वो हर सिचुएशन में खेल तो लेता था, संभाल रहा है। ये तो भाई आते ही घुमा ही दूंगा गेंद स्टेडियम के बाहर। कल भी बहुत फालतू शॉट खेल के आउट हुआ। कोई गया था क्या घोष बाबू मैच देखने? नो रेस्पॉन्स। हाँ आंसर बताइए इसका। डी है? 1 2 3। अब भी मजा आएगा ना बिडू। हाँ क्या है फिर? कर दे यार, सब जा रहे हैं तो हम भी चल देते हैं। ठीक है। लिबर्टी, डिग्निटी, ऑटोनॉमी सभी है। पुट्टा स्वामी जजमेंट। और क्वेश्चन है क्या? नहीं है। यस, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल।
है क्या हो गया? हाँ, होड़ देखो। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर पे ये जो आर्टिकल है, पॉइंट ये है कि इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसको आपको खुद रीड करना है, क्योंकि इस आर्टिकल में समझने वाली कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन है सारी। ठीक है, जो 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस माना जाता है, ठीक है, और अभी 70th एनिवर्सरी है उस डे की, 2026 को 70 साल हो गए। 7, तो मैंने बचपन में देखा होगा फिर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर को मिला होऊंगा मैं। 70 ब्रो। और 17 के हिसाब से तो तुम्हें भी गोद में खिलाया होगा फिर उन्होंने। चाऊ जी। तू चांद है पूनम का। देखो, महापरिनिर्वाण मैटर क्यों करता है, नो डाउट आप सब जानते हैं, ये चीज आपको पढ़ना है खुद से ना। और एजुकेशन जो है डॉक्टर अंबेडकर की, देखिए अर्ली स्कूलिंग बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़े थे पहले, फिर कोलंबिया गए थे सर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने फिर पीएचडी करी थी पॉलिटिकल इकोनॉमी में, है ना। ग्रेज इन से उन्होंने बैरिस्टर बने थे सर, ठीक है, तो ये इनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने यहाँ गए हैं सर। कोलंबिया इज इन यूएसए ना, अमेरिका में है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लैंड में है। ग्रेज इन भी इंग्लैंड में है सर। अर्ली स्कूलिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में, ब्ला ब्ला ब्ला, पढ़ना है इसको ना, पूरा आर्टिकल इनकी लाइफ है पूरी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी 13 से 16 में रहे सर, एमए किया इकोनॉमिक्स में, पीएचडी बिगिन करी, ब्ला ब्ला ब्ला, फाइनेंस इंडिया में, रीड करना है इसको, ठीक है पूरा। 2 डॉक्टरेट थी उनके पास, 2 पीएचडी थी, पीएचडी फ्रॉम कोलंबिया एंड डीएससी फ्रॉम एलएसी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूअल डॉक्टरेट अचीवमेंट। 2 पीएचडी होती नहीं है किसी के पास, बहुत मुश्किल है। डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस इज काइंड ऑफ बिग डील। 3 मास्टर्स डिग्री थी उनके पास, एमए फ्रॉम कोलंबिया, एमएससी फ्रॉम एलएसी, प्लस लीगल ट्रेनिंग इक्विवेलेंट टू द एडवांस प्रोफेशनल डिग्री, तो 3 मास्टर्स डिग्री हो गई सर। मतलब लॉ भी पढ़ा था, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है और सोशियोलॉजी भी पढ़ी है। हल्के में ले रहे हो क्या? 7 साल बाहर रहे। इकोनॉमिक्स जो इन्होंने बुक लिखी थी उसी के बेस पे आरबीआई बना, है ना। प्रॉब्लम ऑफ रूपी बुक लिखी, बुक बहुत सारी है डॉक्टर अम्बेडकर की। प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो बुक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीब्यूशन हम जानते हैं सर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, सोशल जस्टिस, ब्ला ब्ला ब्ला। क्वेश्चन नंबर 2 करो पहले। हो गया, क्या आंसर है? ए। Ambedkar's emphasis on constitutional morality, judicial supremacy over legislature, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है। रेस्पेक्ट फॉर प्रोसीजर एंड इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एथिक्स इन गवर्नेंस, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ओवर लेजिस्लेचर। देखो डी तो होने से रहा, रिलीजियस एथिक्स इन गवर्नेंस भी नहीं होगा, रेस्पेक्ट फॉर प्रोसीजर एंड इंस्टीट्यूशंस, और आज जुडिशियल सुप्रीमेसी ओवर लेजिस्लेचर। ये कैसे होगा? बी होना चाहिए, ठीक है। इसको करो फर्स्ट वाले को, अब फर्स्ट क्वेश्चन करो।
हो गया? क्या है? डी, डी 1 2 3। He was member of Constituent Assembly from Bombay Presidency. He chaired drafting committee, ये तो पता होगा. He supported constitutional method over revolutionary method. क्या बता रहे आप? डी. Let's check it. Okay, he was. मैंने पढ़ा था उसको, मैं बोला नहीं था. Ambedkar entered the Constituent Assembly from Bengal, nominated from Bengal after electoral defeat in Bombay. ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं बॉम्बे से हार गए थे, वो चुनाव तो हारे थे, याद है? क्या तुम लोग गुंडा बनोगे? तुझ में किनारा दिखे, दिल को सहारा दिखे, हाँ मेरी धड़कन थाम ले, तुम मिले तो अब क्या है कमी, तुम मिले तो दुनिया मिल गई, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया. क्या है? बी है. Which of the following ideas are associated with Ambedkar? Social democracy as foundation of political democracy. क्या डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी? कही होगी, कहते ही होंगे, मतलब कहा ही होगा. स्टेट सोशलिज्म थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. स्टेट सोशलिज्म थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. ठीक है, ठीक है, मेरी बातों में मत आना. मैं पढ़ रहा हूं बस, मैं यस नो नहीं कह रहा. कंप्लीट एबोलिशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. नहीं कहा होगा. हर बार इस वर्ड पे मत जाओ, ये भी तो सोचो अगले ने कहा कि नहीं कहा. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कंप्लीट एबोलिशन की बात उन्होंने नहीं कही थी ना. हाँ, तो आपका आंसर है डी. क्या है? बी 1 and 2 ओनली. ठीक है, तो 1 and 2 क्या है? टुरू, टुरू लब. सोशल डेमोक्रेसी एज फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है उनका, और हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं. ठीक है, खास तौर पे जब हम इनिशियली आई थिंक फंडामेंटल राइट शुरू करते हैं, तब कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विल नेवर सक्सीड इन इंडिया इफ एट इट्स रूट लाइज सोशल डेमोक्रेसी. ये डॉक्टर अम्बेडकर का ही कथन है, हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, इसको एक्सप्लेन भी करते हैं. स्टेट सोशलिज्म थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, इस पे थोड़ा शक है मुझे. कंप्लीट एबोलिशन तो नहीं बोला था, बट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बहुत फेवर में नहीं थे वो, इस बात का ध्यान रखना. ठीक है,
स्टेट सोशलिज्म पे मुझे भी डाउट हो रहा है। स्टेट सोशलिज्म थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं ठीक है। एक्चुअली वो नीचे वाले से जोड़ के देखोगे तो गड़बड़ जाएगा। कंप्लीट स्टेट सोशलिज्म नहीं। स्टेट सोशलिज्म की बात तो कही थी उन्होंने कि स्टेट शुड इंटरवीन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात, उस हिसाब से वो ठीक है ना। बाकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तो उसकी बात नहीं कही थी उन्होंने। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी हम जानते हैं सर, है ना। यूसीसी के बारे में बेसिक्स अभी रिसेंटली कई सारे स्टेट जो है वो बिल लेके आए हैं यूसीसी के लिए, उसी पे बात हो रही है। और यूसीसी हम जानते हैं क्या है सर, है ना। एक कॉमन सिविल लॉ होना चाहिए सभी के लिए। अभी डिफरेंट है सिविल मैटर्स कौन से हैं सर, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी किसको जाएगी, एडॉप्शन, सक्सेशन लॉज, ठीक है, टेस्टामेंट एंड द इंटरस्टेट सक्सेशन। कौन बनेगा सर सक्सेसर मेरी जागीर का। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, आर्टिकल 44, वो देखिए उधर आर्टिकल 44 बात करता है किसकी, इसकी। क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टिकल 44 क्या है, डीपीएसपी है सर, जस्टिसेबल नहीं है। पॉलिसी गोल है, स्टेट कर सकता है। लेजिस्लेटिव डायरेक्ट डिस्क्रिशन है एंड नॉट टाइम बाउंड। डीपीएसपी की कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम की, इस टाइम में करना है। ठीक है। ये देखो इंडिया में हिंदू लॉ, हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख चारों को करता है गवर्न, शुरू में बताया था। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। मुस्लिम लॉ जो है वो 1937 का शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, याद करो बताया था, क्लास में पढ़े हम लोग। क्रिश्चियन लॉ जो है वो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है। एंड पारसी लॉ अलग है सर। तो आप जानते हैं कि सबके कानून क्या है सर, अलग है। तो इंडिया में प्लूरल लीगल सिस्टम है सिविल, जहां तक बात की जाए। वाई डिबेट रिवाइव्ड, ठीक है। स्टेट बिल्स आए बहुत सारे, ठीक है। गवर्नेटोरियल रिटर्न मतलब गवर्नर साइड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न कुछ गवर्नर्स ने रिटर्न कर दिए। नेशनल डिबेट है सेंट्रल स्टेट पावर्स एंड यूसीसी का क्लैश। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, हु हैज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ओवर पर्सनल लॉ। कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल बनाएगा, स्टेट बनाएगा, या कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन। गवर्नर्स डिस्क्रिशन पावर, गवर्नर क्या चीज को रोक सकता है क्या नहीं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। फेडरल बैलेंस, स्टेट ऑटोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशनल morality, should governor act on executive advice or exercise independent judgment, blah blah। सब्सटैंटिव पॉलिसी क्वेश्चन, माइनॉरिटी के राइट सर, ठीक है। अल्पसंख्यक जो है अपने धर्म के अनुसार चल सकते हैं, वो उनका अधिकार है। जेंडर जस्टिस, पर महिलाओं को कई धर्मों में जो है विवाह के अधिकारों में न्याय नहीं मिल रहा है सर। कल्चरल प्लूरलिज्म, है ना, सांस्कृतिक रूप से हम क्या है सर, हमारे यहाँ पे काफी सारी कल्चर्स रहते हैं सर, सबका रेस्पेक्ट करना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच, ठीक है, नेशनल लॉ होना चाहिए या स्टेट के अलग अलग वेरिएंट्स होने चाहिए। कंट्रोवर्सी इसके बारे में। की कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, फेडरलिज्म एंड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। पर्सनल लॉ फॉल्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, हम क्लास में पढ़ते हैं। ये पर्सनल लॉ आते हैं किस में आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। मैरिज डिवोर्स पूरा एंट्री 5 है कंकरेंट लिस्ट की, मतलब उसमें केंद्र भी बना सकता है कानून और राज्य भी बना सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें ये दिक्कत है, हर स्टेट अपना अपना कानून बना लेगा तो फिर तो सारे राज्यों में अलग अलग कानून हो जाएंगे, तो यूनिफॉर्मिटी की दिक्कत करेगा सर। है ना, करेगा यूनिफॉर्मिटी की दिक्कत। इंटरस्टेट मैरिज होगी तो फिर कौन सा कानून लगाएंगे। मतलब दिक्कत आएगी इस तरह की चीजों में। ठीक है। कल्चरल प्लूरलिज्म के साथ भी टकराता है यूसीसी। इक्वालिटी वर्सेस आइडेंटिटी, सबको बराबरी दी जाए या आइडेंटिटी को रेस्पेक्ट किया जाए, ये मेंस के लिए ना पूरा, प्री से कम संभावना है। कंकरेंट लिस्ट ध्यान रखना। पर गवर्नर का रोल फेडरल पॉलिसी में अंडर आर्टिकल 200, है ना, गवर्नर की पावर्स हम पढ़ चुके हैं। यूपीएससी प्रीलिम पॉइंट, क्वेश्चन करो।
हो गया? क्या है? बी है। अपनी फ्रीडम की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? रेस्पेक्ट योर फ्रीडम, डू नॉट मिस यूज योर फ्रीडम. If you will misuse your freedom, in the upcoming time, either you will not get freedom, or because of you, somebody else might not get freedom because you have misused that. Keep this in mind. क्या आंसर? बी. वेरी नाइस. चलो, हो ही गया है तो क्या दिख नहीं रहा है तो? अच्छा, ये इसका आंसर लिखा हुआ था. क्या है? बी है. पिटे वो. कल के लिए छोड़ना है कि अभी पढ़ना है? लैंड एक्विजिशन वाला है, इसमें थोड़ा समय भी लगेगा, है ना? कल 5 और 6 दो आर्टिकल बचे हैं, इनको हम लोग कल करेंगे, है ना? होली के लिए तैयार रहे. ठीक है, मिलते हैं सर कल, और बाय बाय.